हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना सेकेंड यूनिट टोटल कवर कर लिया। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट थर्ड आपका क्या है? डिजाइन ऑफ स्लैब एंड स्टेयरकेस बाय एलएसएम। ये भी हम एलएसएम मेथड से ही पढ़ने वाले हैं। ये हम थर्ड यूनिट कवर करने के बाद ही हम अपना डब्ल्यूएसएम जो यहाँ छोड़े थे ना, वो हम इसके बाद करेंगे। जब ये हमारा थर्ड यूनिट कवर हो जाए उसके बाद हम डब्ल्यूएसएम पढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे एलएसएम खत्म होता है। तो जब हम एलएसएम कवर कर लेंगे उसके बाद डब्ल्यूएसएम लास्ट में जब ये पढ़ाएंगे तब उसके बाद पढ़ा देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना अगला यूनिट, यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट थर्ड आपका क्या है? डिजाइन ऑफ स्लैब एंड स्टेयरकेस। तो पहला आपका टॉपिक आता है स्लैब का, हमें डिजाइनिंग करना है। अब स्लैब आपके बहुत प्रकार के शेप के आधार पे, और यहाँ पर जो आपका पढ़ना है वो बेंडिंग के आधार पे दिया है। डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। ये बेंडिंग के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब। तो इनकी डिजाइनिंग पढ़नी है। उसके बाद कंटिन्यूस एंड कैंटिलीवर स्लैब, इनके बारे में भी पढ़ना है थोड़ा बहुत, ठीक। तो ये भी पढ़ लेंगे और इन दोनों की हम डिजाइनिंग भी करेंगे। और आगे उसी प्रकार हमें अगला टॉपिक दिया गया है सर्विसिबिलिटी, रिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, डिजाइन ऑफ डॉग लेग्ड स्टेयरकेस एंड ओपन वेल स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस की भी डिजाइनिंग हम पढ़ेंगे इस थर्ड यूनिट में। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं बेसिक अपना हम स्लैब के बारे में। कुछ स्लैब के आईएस कोडल प्रोविजन है उनको पढ़ेंगे, स्लैब पढ़ेंगे, स्लैब का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम कल वन वे स्लैब का डिजाइनिंग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक। आज अभी अपने स्लैब काफ़ी थ्योरी है, तो थ्योरी को कवर करेंगे। कुछ आईएस कोडल रिकमेंडेशन है उनको देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना स्लैब। तो पहले हेडिंग डालिए, स्लैब क्या होता है। पहले यही सीख ले स्लैब की डिफिनीशन ही, कि स्लैब हमारा होता क्या है। अब आपको मैं एक फिगर दिखाऊं, अगर यहाँ देखो मैंने स्लैब एक निकाल दिया है। ऐसे एक कॉमन लिफ स्लैब इसी तरह तो होता है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हाइट के कंपेयर में अदर दो डायमेंशन छोटी हैं। तो इसी प्रकार हम मतलब यहाँ हाइट के कंपेयर में अदर दो डायमेंशन देखें तो ये बड़ी आती हैं। तो इसी प्रकार हम स्लैब को डिफाइन करेंगे कि स्लैब एक ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर होता है जिसका एक डायमेंशन उसके अदर दो डायमेंशन से छोटी होती हैं। तो लिखो स्लैब इज अ structural member. Slab is a structure member of which one dimension is very small compared to other two dimension। ठीक। तो स्लैब को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि उसका जो एक डायमेंशन होता है उसके अदर दो डायमेंशन से छोटी होती है। और उस पे क्या मेनली हमारा स्लैब पे क्या आता है? फ्लेक्चर, या जिसे बेंडिंग वो बोलते हैं, ठीक। तो एंड इसी में लिख दीजिए एंड प्राइमरली subjected to bending, या इसे हम फ्लेक्चर भी बोलते हैं। फ्लेक्चर, बेंडिंग, फ्लेक्चर एक ही बात है ना, जिसपे हमारा क्या आता है? या तो बेंडिंग आता है या तो फ्लेक्चर। तो स्लैब का यहाँ से हम बेसिक डिफिनीशन जान गए। चलो बढ़िया। अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसके अंतर्गत कि स्लैब के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। चलो तो लिखते हैं। तो पहला एक पॉइंट बताओ, स्लैब हमारा क्या होता है? एक टू डायमेंशन एलिमेंट होता है। जैसे हमने अब तक बीम पढ़ रहे थे, तो बीम हमारा एक ही डायमेंशनल होता था, लेकिन इसमें दो डायमेंशन, यहाँ देखो एल एक्स और एल वाई दो डायमेंशन होते हैं। तो स्लैब एक टू डायमेंशनल एलिमेंट होता है। यहाँ लिख देंगे स्लैब इज टू डायमेंशनल एलिमेंट, ठीक। और स्लैब पे अगर लोडिंग की बात करें तो किस तरह आएगा? ये एरिया, पूरे एरिया पे आता है, ठीक। तो ऐसे लिखेंगे, अगर यहाँ पर लोडिंग हमें दिखाना होगा तो लोडिंग अगर आप दिखाएंगे तो W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह इसमें लोडिंग आती है, ठीक। चलो
और आपका स्लैब जो होता है वो सब बहुत प्रकार के स्ट्रक्चर में, जैसे फ्लोर हो गया, आपको रूफ कवरिंग करना है, उस तरह में आपने देखा होगा वहां मेनली स्लैब का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि स्लैब इज यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जैसे कि सच एज फ्लोर और फ्लोर, या आप रूफ कवरिंग के लिए हम मेनली स्लैब का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि देखो अभी मैं यहीं पे दिखाऊं आपको, अगर ये जो मैंने फिगर लिया था पहले, देखो ये एक आपका स्लैब है। अब इस स्लैब का आपने देखा होगा, अगर छत है आपका, छत के ऊपर कुछ इस तरह से बना होता है तो इसे स्लैब कहते हैं। और वही अगर आपके नीचे लगा हुआ होगा तो इसे एज अ फ्लोर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक, तो वही कह रहा है कि स्लैब को हम या तो फ्लोर की तरह या रूफ कवरिंग की तरह भी यूज करते हैं। ठीक, और यहाँ कह सकते हैं कि जो थिकनेस ऑफ स्लैब होती है ये बहुत स्मॉल होती है कंपेयर टू लेंथ और विड्थ के, तो ये भी लिख सकते हैं। आपको लिखना है क्योंकि एक एग्जाम आपका रिटर्न है, तो कुछ पॉइंट ध्यान रखिए, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे थिकनेस ऑफ स्लैब इज वेरी स्मॉल। थिकनेस ऑफ स्लैब इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू लेंथ एंड विड्थ। ठीक, इन दोनों के कंपेयर में आपकी थिकनेस बहुत स्मॉल होती है, तो ये बोल रहा है। अब आगे बोलेंगे कि जो आपका स्लैब होता है ये सपोर्टेड होता है या तो वॉल दीवारों द्वारा, या तो कोई बीम के द्वारा सपोर्टेड होता है। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं स्लैब में बी सपोर्टेड बाई वॉल्स, या तो वॉल्स द्वारा, या ऐसे लिख सकते हैं बाई रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, या तो आपका वॉल्स द्वारा सपोर्टेड होगा या तो आपके रेनफोर्समेंट बीम द्वारा। यूजुअली ये दोनों एक साथ, मतलब स्लैब और ये वॉल आपका जो होता है एक साथ मोनोलिथिकली बनाए जाएंगे। जैसे अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे घर में खुद ही बना हुआ है, तो यहाँ दिखेंगे यूजुअली कास्ट मोनोलिथिक। अब मोनोलिथिक हमने पढ़ाया था, मोनोलिथिक आइसोलेटेड, मोनोलिथिक मतलब एक साथ जो कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो यूजुअली कास्ट मोनोलिथिकली। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब स्लैब जो आपका बनता है वो वॉल, या तो वॉल और स्लैब के द्वारा, या तो वॉल और बीम दोनों के द्वारा। जैसे कि अभी मेरे घर में बना, मैं दिखाऊं आप सबको। देखो यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला भाग क्या है, छत, और ये नीचे का बीम, तो यही कह रहा है दोनों मोनोलिथिक एक साथ बने हुए हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका स्लैब जुड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस तरफ आप देखेंगे तो ये हमारा स्लैब है और नीचे आपका वॉल, तो स्लैब और वॉल के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ आपको मैं तुरंत एग्जाम्पल भी दिखा दे रहा हूँ। अब आपका स्लैब जो होता है इसमें दो प्रकार के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है मेन रेनफोर्समेंट, एक आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। तो यहाँ लिखेंगे स्लैब में मेनली दो प्रकार के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होते हैं। कौन कौन से? एक आपका मेन रेनफोर्समेंट, एक आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। अब आपका जो मेन रेनफोर्समेंट होता है ये आपके मेनली बेंडिंग, जिसे हम फ्लेक्सर बोलते हैं, बेंडिंग या फ्लेक्सर, इसको रजिस्ट करने के लिए लगाया जाता है। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होता है ये आपका अगर उसमें क्रीप आ रहा है, या आपका टेम्परेचर में चेंजेज आ रहे हैं, या आपका श्रिंकेज आ रहा है, इन सभी को रजिस्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, चलो अब आगे लिखेंगे कि स्लैब में ना तो कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, ना तो आपका शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, तो लिखेंगे कंप्रेसिव नो कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड नो कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन स्लैब।
और ना ही इसमें शियर रेनफोर्समेंट। मतलब शियर रेनफोर्समेंट क्या, स्टीरअप्स आपने कभी देखे हैं कि स्लैब में कभी स्टीरअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं? नहीं देखे होंगे। हमने पढ़ा भी था पीछे कि अगर हमारा शियर आ रहा है, मतलब स्लैब या आपका स्लैब बोल दें या आपका फ्लोर बोल दें, इस तरह के अगर स्ट्रक्चर में आपका शियर आ रहा है तो हम क्या कर देते हैं, डेप्थ को बढ़ा देते थे। पढ़े हैं ना, पीछे पॉइंट हमने लिखवाया था। तो इसीलिए तो यहाँ लिखेंगे नो शियर रेनफोर्समेंट, नो शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन स्लैब। स्लैब में हम कोई शियर एनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो इतने पॉइंट्स काफ़ी होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ आईएएस कोडल प्रोविजन पे। उससे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि हम स्लैब को किन बहुत से प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, बेंडिंग के आधार पे, शेप के आधार पे, लोड के आधार पे। तो एक एक करके पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वन वे टू वे स्लैब पढ़ेंगे। वन वे टू वे का आपका पहले वन वे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसका आईएस कोडल प्रोविजन। चलो तो पढ़ते हैं। अगली हेडिंग क्या, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब। आज का थ्योरी थ्योरी रहेगा। तो चलो पहला क्लासिफिकेशन कर देते हैं शेप के आधार पे। तो फर्स्ट लिखेंगे ए, बेस्ड ऑन शेप। अब शेप के आधार पे कितने लोग, बहुत से प्रकार के शेप में देखा होगा। रेक्टेंगुलर देखा होगा, स्क्वायर देखा होगा, सर्कुलर देखा होगा, ट्रायंगुलर देखा होगा, ऐसे बहुत से, पैराबोलिक देखा होगा। ऐसे शेप में आपके स्लैब पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे रेक्टेंगुलर लिख दीजिए, सेकंड लिख दीजिए स्क्वायर, एंड थर्ड लिख दीजिए आप ट्रायंगुलर लिख दीजिए, ट्रायंगुलर। फोर्थ लिख दीजिए आपका सर्कुलर लिख दीजिए। ऐसे बहुत से शेप में आप जिस तरह चाहे उस तरह बना सकते हैं शेप के आधार पे। ठीक, चलो बढ़िया। इसी प्रकार आपका अगर कंस्ट्रक्शन के आधार पे देखें, ऐसे लिखेंगे बी, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब किस तरह आप बना रहे हैं, जैसे सॉलिड स्लैब बना रहे हैं या फ्लैट स्लैब बना रहे हैं, या आप स्लैब विथ ओपनिंग मतलब मतलब स्लैब भी बना रहे हैं, बीच में ओपनिंग भी रख रहे हैं। ठीक, तो वो भी आपका होगा। ये आपके कंस्ट्रक्शन के आधार पे स्लैब विथ ओपनिंग, स्लैब विथ ओपनिंग। आप ऐसे और भी प्रकार के होंगे कंस्ट्रक्शन के आधार पे। तो ये सब हो गए बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, किस तरह से आप बना रहे हैं उसके आधार पे। एंड थर्ड आप डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन लोडिंग, बेस्ड ऑन लोडिंग, किस तरह की लोडिंग आ रही है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट लोड के आधार पे, पॉइंट लोड के आधार पे, एंड सेकंड आपका रहेगा यूडीएल के आधार पे, यूडीएल के आधार पे। ठीक, एंड डी हम पढ़ेंगे जो कि हमें पढ़ना भी है आगे, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। इसको डिफाइन किया जाता है, यहाँ डी लिखेंगे बेस्ड ऑन फ्लेक्सर, बेस्ड ऑन फ्लेक्सर। इसके आधार पे दो प्रकार के होते हैं। कौन, ए हमारा होता है वन वे स्लैब, बी हमारा होता है टू वे स्लैब। यहाँ लिख दीजिए वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। ठीक, अब वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, इसे फ्लेक्सर के आधार पे कैसे डिसाइड किए। देखो आपका जो वन वे स्लैब होता है इसमें केवल एक डायरेक्शन में फ्लेक्सर आता है। फ्लेक्सर मीन बेंडिंग, इसमें केवल एक डायरेक्शन में बेंडिंग आता है। लिख लेंगे वन डायरेक्शन फ्लेक्सर, फ्लेक्सर या बेंडिंग आपका जो मन हो वो लिख दीजिए। केवल एक डायरेक्शन में फ्लेक्सर आता है, लेकिन इसमें दोनों डायरेक्शन में, ठीक आप समझ जाएंगे, इसे लिख देगा दोनों डायरेक्शन में आपका बेंडिंग आता है या फ्लेक्सर आता है। ठीक, तो आपका इसलिए इसको फ्लेक्सर के आधार पे टू वे स्लैब बोलते हैं। और अभी इसको हम डिसाइड करते हैं एक आधार पे, और एल वाई बाई एल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब भी हम उसे वन वे स्लैब बोलते हैं। वो तो हम आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा।
और या तो एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो इज लेस देन 2 है, तब उसे हम टू वे स्लैब बोलेंगे। ठीक, अब ये सब क्या है, अभी जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तब अच्छे से बताएंगे। देखो एल वाई क्या होता है, लॉन्गिट्यूड जो आपका जैसे आपका ये आपका एक स्लैब है, तो एल वाई आपका सबसे लॉन्गर स्पैन जो होता है वो बोलते हैं, और एल एक्स के शॉर्टर स्पैन को एल एक्स बोलते हैं। ठीक, तो इन दोनों का रेशियो अगर 2 से ज़्यादा है तब भी उसे वन वे स्लैब बोलेंगे, अगर 2 से कम है तो उसे टू वे स्लैब बोलेंगे। ठीक, तो ये इसके आधार पे भी आपने पढ़ा होगा अगर, तो इसके आधार पे भी बोला जाता है। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि हमारे स्लैब का क्लासिफिकेशन किस प्रकार का होता है। अब हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है कि वन वे स्लैब की डिजाइनिंग, टू वे स्लैब की डिजाइनिंग, इन सब की डिजाइनिंग पढ़नी है। ठीक, चलो तो आज डिजाइनिंग नहीं स्टार्ट होगी, लेकिन अभी हमें वन वे स्लैब के बारे में काफ़ी पढ़ेंगे, उस पर IS कोडल प्रोविजन भी दिए गए हैं, वो सब आज पढ़ेंगे। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। वन वे स्लैब, वन वे स्लैब। अब इसका मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ एक, देखो यहाँ दोनों बने हुए एक साथ, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला वन वे स्लैब, वन वे स्लैब में मैंने लिखा है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लेक्सर आता है, मतलब बेंडिंग एक ही डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ आप देखेंगे वन वे स्लैब बना हुआ है ना, यहाँ पर देखो फ्लेक्सर किस में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आया, एक्स डायरेक्शन में आया ना। लेकिन यहीं आप टू वे स्लैब देखो तो यहाँ एक्स और वाई दोनों एक कटोरी की तरह बन जा रहा है, तो ये इस तरह आपका ये टू वे स्लैब होता है। ठीक, अब ऐसे जाकर गूगल पे भी फोटोज काफ़ी देख सकते हैं, देखो यहाँ पर दिखाया गया वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, ऐसे कुछ वन वे स्लैब कुछ एक डायरेक्शन में ही सिर्फ बेंडिंग आती है तो उसे हम वन वे स्लैब बोलते हैं। ठीक, और ये आपका जो देखो वन वे स्लैब आप अगर नोटिस किए यहाँ तो सिर्फ 2 सपोर्ट पे जो आपका होता है, सिर्फ 2 सपोर्ट पे ये टिका होता है, लेकिन आपका टू वे स्लैब आपका 4 सपोर्ट पे टिका होता है, ऐसे चारों पे तरफ। ठीक, ये भी आपका पॉइंट है, तो सभी एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। अब डिफरेंस लिखाने की जरूरत नहीं, अभी मैं पॉइंट लिखा दूंगा वही डिफरेंस हो जाएगा। जब वन वे स्लैब टू वे स्लैब की पढ़ते जाएंगे तो वहां मैं सब ऐसे पॉइंट लिखाते जाऊंगा, वही दोनों डिफरेंस लिख दीजिएगा जब डिफरेंस पूछा जाएगा। ठीक, तो चलो लिखते हैं वन वे स्लैब। अब इसमें जो स्लैब होता है आपका सपोर्टेड होता है दोनों साइड, दोनों अपोजिट साइड पे, तो यहां लिखेंगे स्लैब आर सपोर्टेड बाई किससे, बीम द्वारा, स्लैब आर सपोर्टेड बाय बीम या वॉल द्वारा, आप दोनों लिख सकते हैं, बीम पब्लिक वॉल ऑन टू अपोजिट साइड, ऑन टू अपोजिट साइड। हमने देखा ना कैसे, टू अपोजिट साइड, तब आपका ये कहलाएगा वन वे स्लैब। ठीक, या तो आपके ऐसे 4 पॉइंट्स पे, ऐसे 4 पॉइंट्स पे या सपोर्टेड हो, ऐसे 4 पॉइंट पे। ठीक, पॉइंट या ऐसे एज बोल देंगे 4 किनारों पे, तो ऐसे 4 वॉल पे नहीं, सिर्फ किनारों पे यहाँ, तो भी हम इसे वन वे स्लैब बोलेंगे। तो ये भी लिख दीजिए कि रेक्टेंगुलर, मेनली ये जो हमारा होता है रेक्टेंगुलर स्लैब जो होता है ये 4 किनारों पे सपोर्टेड होता है, तो यहाँ लिखेंगे रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर स्लैब इज सपोर्टेड ऑन 4 एजेस। ठीक, यहां तो हम पहचान गए कि वन वे स्लैब कैसे होता है। और तीसरी तरह हमने बताया था कि एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो अगर ग्रेटर देन 2 है तब भी ये हमारा वन वे स्लैब कहलाता है। क्या कहलाएगा, वन वे स्लैब। ठीक, इसमें एल वाई और एल एक्स क्या होता है ये भी लिख लीजिए, एल वाई और एल एक्स ये क्या होता है। तो यहां पर फिगर में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ गलत है, ये हमारा है एल एक्स क्या होता है शॉर्टर स्पैन, और एल वाई क्या होता है लॉन्गर स्पैन। तो यहाँ पर ये एल वाई क्या है लॉन्गर स्पैन, लॉन्गर स्पैन, एंड एल एक्स क्या है हमारा शॉर्टर स्पैन, शॉर्टर स्पैन। ठीक, चलो बढ़िया। अब इस पे जो वन वे स्लैब पे लोड आएगा ये सिर्फ ट्रांसफर होगा किस पे, इन दोनों सपोर्ट पे। हम जानते हैं हमारा जो वन वे स्लैब होता है इस पे केवल 2, जैसे ये हमारा वन वे स्लैब है इस पे केवल 2 सपोर्ट होते हैं, ऐसे 2 ही साइड में सपोर्ट थे, ऐसे ही था ना। तो हमारा जो वन वे स्लैब होता है इसमें लोड का ट्रांसफर केवल दोनों सपोर्ट पे होगा, तो ऐसे लिखेंगे लोड ऑन स्लैब इज ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, सॉरी ट्रांसफर्ड लिखेंगे, ट्रांसफर्ड टू सपोर्ट।
आपके जो दो सपोर्ट है उन्हीं पे ये लोड का ट्रांसफर होगा अगर आपका वन वे स्लैब है। ठीक, इन दोनों सपोर्ट पे, ये आपके मान लो ऐसे सपोर्ट है दोनों, तो इन्हीं पे आपका लोड का ट्रांसफर होगा। ठीक, और इसमें मैंने पहले बताया कि अगर आपका वन वे स्लैब है तो उसमें केवल एक ही डायरेक्शन में बेंडिंग आएगा। ठीक, तो लिखेंगे दिस टाइप ऑफ स्लैब, दिस टाइप ऑफ स्लैब बेंड ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में आपका ये बेंड करेगा। ठीक, दैट मीन्स केवल शॉर्टर स्पैन पे, दैट मीन्स इन शॉर्टर स्पैन, केवल आपका जो शॉर्टर स्पैन है उसी साइड में आपका ये बेंड करेगा। ठीक, चलो बढ़िया। अब हमने पढ़ा था पीछे कि जहां पर हमारा जो बेंडिंग करता है, जैसे ये हमारा बेंड किया, उस डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करते हैं, मेन रेनफोर्समेंट। तो इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में जब बेंड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, केवल एक ही डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे कि मेन रेनफोर्समेंट बार्स आर प्रोवाइडेड, main reinforcement bar are provided along the shorter span of slab। किस केस में ये भी आप दिखा सकते हैं, इन वन वे स्लैब में केवल यही होगा, इन वन वे स्लैब। अभी आप जब टू वे स्लैब पढ़ेंगे तो उसमें दो डायरेक्शन में बेंडिंग आती है, हमने पढ़ा पीछे भी देखा, तो उसमें दोनों डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, चलो बढ़िया। तो अगर इसमें मेन रेनफोर्स, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार भी होता है, जैसे हमने पढ़ा था पीछे, यहाँ देखो कि रेनफोर्समेंट हमारा स्लैब में रेनफोर्समेंट दो, एक मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। तो मेन रेनफोर्समेंट हमने शॉर्टर स्पेन पे प्रोवाइड कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्गर स्पेन पे। तो यहाँ पर लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन reinforcement are provided along the longer span of slab in one way। ठीक, वन वे स्लैब के केस में आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बार कहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, अलोंग द लॉन्गर स्पैन पे। ठीक, चलो यहां से जो जितने बेसिक पॉइंट थे वो हमने सब कवर कर लिया। ठीक, तो चलो अब पढ़ते हैं आईएस कोडल प्रोविजन। अब कुछ आईएस कोडल प्रोविजन दिए गए हैं जो कि अभी डिजाइनिंग में आपके यूज आएंगे। ठीक, तो ये आपके आईएस कोड में मिल जाएंगे, आप अगर वहां चाहेंगे तो आप अपने आईएस कोड जाएंगे तो वहां पर आपका मिल जाएगा सब। ठीक, स्लाइड वाला वहाँ टॉपिक देखेंगे, वहाँ के अंतर्गत ये सब मिल जाएंगे। मैं यहाँ सब लिखवा दे रहा हूँ जो जो आपके आईएस कोडल प्रोविजन यूज होंगे। अभी डिजाइनिंग जब हम कल पढ़ेंगे तो उसमें ये सब यूज होंगे। ठीक, और आपके काफी एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आगे आईएस कोडल प्रोविजन, ये आपके AQ2 एग्जाम में भी एक बार क्वेश्चन आया है कि आईएस कोडल क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या प्रोविजन है, आप बताइए। तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है ये सब। तो एक एक करके बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, 7-8 पॉइंट है, सबको लिखेंगे। चलो लिखो। तो पहला हमारा आता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि मिनिमम रेनफोर्समेंट सब में प्रोवाइड करना होता है, तो इसमें भी आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट। तो इसके लिए आईएस कोड ने प्रोविजन दिया, कुछ क्या दिया, अगर आपका एक केस माइल्ड स्टील है, तब आप मिनिमम से मिनिमम कितना स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका लेस देन 0.15% ऑफ एरिया, जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उस स्लैब का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, उसके बराबर आप प्रोवाइड करेंगे जब आपका माइल्ड स्टील मतलब FE 250 ये वाली कंडीशन दी होगी, तब आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा, लेस देन 0.15%। ठीक, या इसे ऐसे लिख सकते हैं लेस देन 0.15% ऑफ B इंटू डी, यही तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक, तो इस तरह। लेकिन अगर आपका क्या दे दे, दूसरा स्टील दे दे, B मान लो आपका दे दे HYSD स्टील बार, H ये वाला कलर दिख रहा है,
HYSD बार ये दे दे, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है। तो अगर आपका HYSD बार दे दें तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर और घटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा HYSD बार और अच्छा मतलब और अच्छा क्वालिटी का होता है। इसमें क्या होते हैं, रिप्स नहीं प्रोवाइड होते हैं, रिप्स आ जाते हैं। ठीक, ये कौन सा होता है, FE 415 कामा FE 500, ये सब बार आपके HYSD में आते हैं। तो इसके लिए जो आपका होता है मिनिमम रेनफोर्समेंट कुछ कम होता है, कितना, 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपके किसने, IS कोड ने दिया, या इसे B/D लिख देना क्रॉस सेक्शन एरिया को। ठीक, नीचे ऐसे लिख लेना। तो पहला ये दिया इन्होंने कि आप कितना मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ रिकमेंड कर दिया। अभी जब हम डिजाइनिंग पढ़ेंगे ना तो ये वाला आपका यूज होगा। अब आपके मन में सवाल आता है, आया होगा पता नहीं, लेकिन ध्यान जिन लोग को आया होगा अच्छी बात, कि मिनिमम रेनफोर्समेंट स्लैब में हम क्यों प्रोवाइड करें। हाँ, पीछे हमने पढ़ा था कि मिनिमम रेनफोर्समेंट बीम में, तो यहाँ पर भी आपको जानना चाहिए कि हम क्यों प्रोवाइड करें। तो ये भी लिख देंगे ऐसे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट मेनली हम श्रिंकेज, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम होता है वही मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है। ठीक, मेनली समझिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है वही मिनिमम से मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट in slab is provided to prevent सभी चीजें जो डिस्ट्रीब्यूशन में लिखवाया था, क्या, क्रीप कॉमा टेम्परेचर कॉमा श्रिंकेज, इन सभी से आपका प्रिवेंट करने के लिए हम मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, मेनली आपका ये क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बार ही आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट बार होता है। ठीक, चलो अब अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2। जब भी हम स्लैब की डिजाइनिंग करेंगे तो वहां पर विड्थ हमेशा 1 मीटर लेके चलेंगे। ये आपके IS कोडल प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि अभी देखो, मान लो आपका ये एक बीम है, बहुत लंबा बीम है, मान लो बड़ा सा है, ये मान लो 100 मीटर का है। अब इनके लिए इतनी बड़ी की डिजाइन करने की क्या जरूरत है, आप यहाँ 1 मीटर का डिजाइन कर लीजिए, 1 मीटर का डिजाइन कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना बड़ा कैलकुलेशन ही नहीं आएगा। ठीक, तो यही कहता है IS कोड कि हम जब भी डिजाइन करेंगे तो हमें हमेशा विड्थ की वैल्यू 1 मीटर लेके चलेंगे। ठीक, तो यहाँ लिख लीजिए कि वी डिजाइन द स्लैब ऑलवेज फॉर 1 मीटर विड्थ। ठीक, मतलब बी की वैल्यू हम हमेशा 1 मीटर या आपको इसको 1000 mm इतना वैल्यू लेकर आप डिजाइन करेंगे। ठीक, जब भी आप डिजाइन करेंगे तो विड्थ की वैल्यू 1 मीटर लेकर करेंगे। चलो तो अगला लिखते हैं। अगला हमारा आता है कि हमने पढ़ा मेन रेनफोर्समेंट, पढ़ा ना, ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर पढ़ लिया। अब मेन रेनफोर्समेंट, अब उसने कहा कि डाया कितना हम लेके चलेंगे, जो मेन रेनफोर्समेंट है उसका डाया आप कितना लेके चलेंगे, ये भी डिसाइड कर दिया। क्या कि डायामीटर ऑफ मेन बार, जो आप मेन बार प्रोवाइड करेंगे उसका डाया कितना रखेंगे। तो इसका डाया जो होता है, डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब के। ठीक, कितना होना चाहिए, 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां आप ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मैक्सिमम, ऐसे पॉइंट बना दे, मैक्सिमम डाया ऑफ मेन बार शुड नॉट be greater than 1/8 of thickness of slab। ठीक, इतना आपका मेन रेनफोर्समेंट का डाया होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया आप बता दी कि मिनिमम से मिनिमम कितना लेके चले, इसकी वैल्यू भी बता दी। देखो आगे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब लिखवाया गया है, देखो क्या कि मिनिमम डाया ऑफ मेन बार, यहां से तो आप डाया निकाल लेंगे, लेकिन देखो मिनिमम कितना होना चाहिए ये भी बोल रहा है कि मिनिमम डाया ऑफ मेन बार शुड
शुड नॉट बी लेस देन 10 mm। ठीक, मतलब 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, वो भी किसके, माइल्ड स्टील के कंडीशन में। जब आपका कौन सा रहे, माइल्ड स्टील रहे, माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील में आपका जो बार का डाया है, मेन बार का डाया, वो 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा हो जाए इतना मतलब मिनिमम डाया जो है वो 10 mm होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर वही दूसरी कंडीशन है HYSD बार, तो यहां से लिख दें कि अगर आपका HYSD बार है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, HYSD बार है, तो मेन डाया ऑफ बार, मेन डाया ऑफ बार कितना होना चाहिए इसमें, इससे थोड़ा सा कम होता है, कितना, 8 mm। ठीक, कितना, 8 mm। क्या लिखा, मेन डाया ऑफ बार, मेन जो उसका डाया होना चाहिए, वो भी मिनिमम। ठीक, यहां से लिख सकते हैं मिनिमम में, यहां लिख सकते हैं मिनिमम डाया ऑफ, मेन डाया ऑफ बार। सेंटेंस बैठा लीजिएगा, मैं शॉर्ट लिखने के चक्कर में गलत कर दिया, कि मिनिमम जो आपका डाया होना चाहिए ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार का, वो 8 mm से ज़्यादा नहीं। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे आप लोग गलत कर देंगे। चलो लिखेंगे कि मिनिमम डाया ऑफ मेन बार, मिनिमम डाया ऑफ मेन बार शुड नॉट बी लेस देन 8 mm। ठीक, अभी किसके केस में, जब आपका HYSD बार रहे, HYSD बार रहे, तो उसका डाया आपका बता दिया कितना होना चाहिए। ठीक, चलो बढ़िया। अब उसी प्रकार बोल दिया, यहाँ तो हमने मेन बार का पढ़ा, तो उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन अगर बार रहे तो उसका डाया आपका 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि मिनिमम डाया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये भी तो है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन बार should not be less than 6 mm। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका मिनिमम से मिनिमम डाया 6 mm होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ इतनी सारी IS कोडल प्रोविजन है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि अगर आपको डाया ऑफ मेन बार निकालना है तो कितने, 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बता दिया कि अगर आपका माइल्ड स्टील है तो वहां पर मिनिमम से मिनिमम डाया आपको 10 mm लेके चलना है। अगर वहीं आपका HYSD बार है तो मेन बार आपको 8 mm मिनिमम से मिनिमम लेके चलना है। ठीक, वहीं आपका अगला अगर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो वहां आपको मिनिमम से मिनिमम 6 mm डाया बार लेके चलना है। ठीक, चलो बढ़िया। अब आगे लिखते हैं। अगला हमारा है कि आपको स्पेसिंग देनी पड़ी तो आप कितना देंगे। जैसे मेन बार है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो वहां पर स्पेसिंग तो देनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी है। जैसे आपको एक फिगर दिखाऊं मैं फिर से, चलो यहाँ पर देखो, आपको फिगर दिख रहा होगा। जैसे ये 1 वे स्लैब है, अब 1 वे स्लैब में ये आपका क्या है, मेन बार, मेन रेनफोर्समेंट बार, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेसिंग भी दी गई है ना, तो इनके बीच पे स्पेसिंग भी आपका IS कोड प्रोविजन के आधार पे दिया गया है। ठीक, अब यहाँ देखो एक क्या बार को कर्टल किया गया है, अभी इसके बारे में लास्ट में समझाऊंगा, नहीं बताया तो अभी बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि स्पेसिंग कितना मेन बार में कितना देना है और डिस्ट्रीब्यूशन बार में कितना देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगला हमारा कौन सा चौथा पॉइंट था कि मिनिमम स्पेसिंग कितना देना है। तो पहला केस लिखिए, अगर आपका कौन सा हो, मेन बार हो, मेन रेनफोर्समेंट बार हो, उस केस में आपको कितना देना है। तो यहां पर आपको 3 × D मतलब डाया ऑफ रेनफोर्समेंट, सॉरी D मतलब इफेक्टिव डेप्थ, और या तो 300 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उतना आपको स्पेसिंग देना है। ठीक, तो ये आपकी स्पेसिंग रहेगी, और ये मिनिमम लिख लीजिएगा, विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम, जो इनमें से मिनिमम आएगा वही आपका मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगा। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग आपको जो देनी है वो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी उतनी आपको स्पेसिंग देनी है। किस केस में, मेन रेनफोर्समेंट में। अगर वहीं आपका क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट रहे, डिस्ट्रीब्यूशन
रेनफोर्समेंट बार। तब आपको क्या करना है, बस यहाँ 3D के जगह पे 5D लिख देना है। तो यहाँ पर 5D और ये 300 mm। ये पहले 450 था, लेकिन जब ये तीसरा क्या हुआ, संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तब हमारा ये 300 ही कर दिया गया। अभी ये भी लिख दे रहा हूँ, कहीं कहीं पर आप देखेंगे ना तो ये 450 भी लिखा रहेगा। तो विच एवर इज मिनिमम, तो इतना मैक्सिमम स्पेसिंग आपको यहाँ पर देना है। ठीक, अब ये हमारी वैल्यू क्या थी, पहले ऐसे लिख लेंगे, नोट पॉइंट ऐसे लिख देंगे। आपका किसी किसी बुक में देखेंगे तो वहां 450 लिखा रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे कि इट वाज वाज मतलब था, पहले था। ठीक, कितना था, 450 mm था बिफोर थर्ड अमेंडमेंट। जैसे हमें पता है कि हमारा आईएस कोड हमेशा संशोधन हुआ करता है, तो इट वाज 455 mm बिफोर थर्ड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में संशोधन, हमारा आईएस कोड हर साल संशोधन होता रहता है। ठीक, तो उससे पहले ये 300 मतलब 450 mm था, लेकिन अब ये 300 mm ही कर दिया गया। तो यहां से आप मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच में स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलो अच्छा, यहां पर हमने तो मिनिमम रेनफोर्समेंट देख लिया। अगर मैक्सिमम रेनफोर्समेंट रहे तब हमें पीछे जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही करना। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट निकालना पड़े तब क्या करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि जो हमारा पढ़ा था पीछे, जैसे 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, वही सेम रहता है। तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट लिखें, पूरा फिर से लिख दें कि मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब इज लेस देन इक्वल टू कितना, 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लैब। ठीक, ये आपका मैक्सिमम आपका रेनफोर्समेंट 4% क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लैब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना आपका मैक्सिमम आपका रेनफोर्समेंट रहेगा। ठीक, अब अगला एक पढ़ते हैं, डिफ्लेक्शन लिमिट क्राइटेरिया। डिफ्लेक्शन लिमिट क्राइटेरिया मतलब आपका जो स्लैब है वो कितना अधिक से अधिक डिफ्लेक्ट करना चाहिए, मतलब डिफ्लेक्शन क्या मतलब ऐसे मुड़ना चाहिए। तो इसका एक क्राइटेरिया मतलब डिसाइड किया गया, उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे। जैसे आपका कोई स्लैब है, मान लो यही आपका एक स्लैब है, तो ये कितना अधिक से अधिक मुड़ना चाहिए, इसका एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। मतलब कैसे हम कंट्रोल करेंगे कि इतने से ज्यादा डिफ्लेक्शन ना हो, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। तो यहाँ लिख देंगे ऐसे कि ये वर्टिकली तो होगा, जैसे आपका बीम है, ऐसे बीम है, ये डिफ्लेक्ट कैसे ऐसे ही करेगा ना, तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन को हम कम से कम कितना कैसे कंट्रोल करेंगे। तो यही लिखेंगे कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल करेंगे, एक रेशियो आता है, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ। स्पैन या दूसरे पेन से लिख दें, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ। इस रेशियो के द्वारा, स्पैन अपॉन डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, इसके द्वारा हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया कि आपका जो ये आपका स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू है, ये जो स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू है, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू है, ये आपकी 4 से ज्यादा, सॉरी ए वैल्यू, एक क्राइटेरिया दिया, ए वैल्यू नाम दिया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ए वैल्यू क्या है अभी समझ में आएगा, रुक जाइए। ठीक, तो ये आपका बोला कि स्पैन अपॉन, स्पैन समझते हैं ना, स्पैन जो आपका ये आपका स्लैब, मान लो ये स्लैब है आपका पूरा, तो ये यहां से यहां तक पूरा स्पैन, और इफेक्टिव डेप्थ समझते हैं ना, स्मॉल डी, इन दोनों का रेशियो ए वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक क्राइटेरिया बना दी जिससे आप डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, इतना बस ध्यान रखिए। ठीक, अब यहाँ पर ए वैल्यू का मान भी आपका डिसाइड किया गया। इसके लिए 2 केसेस बनते हैं। केस नंबर आप फर्स्ट डालेंगे कि अगर आपका जो स्पैन है, जो यहाँ पर स्पैन है, ये वाली वैल्यू 10 मीटर तक है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर। अगर आपका स्पैन 10 मीटर तक है तो वो, और वो भी किसमें वन वे स्लैब में, वन
वे स्लैब, हम वन वे स्लैब अभी पढ़ रहे हैं ना, टू वे स्लैब अभी हमने टच नहीं किया। तो फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर वन वे स्लैब, तो यहाँ पर ए वैल्यू का मान दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे पूरा, यहाँ लिख दीजिए कि टाइप ऑफ किस प्रकार का आपका स्लैब है, टाइप ऑफ स्लैब, और यहाँ लिख दीजिए ए वैल्यू, ये सब मान दिया गया है। जैसे आपका अगर कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर स्लैब है, आपका सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, स्लैब सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब लिख दीजिए, इस तरह आपका है, तो उसके लिए ए वैल्यू। आपका कॉन्टिन्यूअस स्लैब है, कॉन्टिन्यूअस स्लैब है, तब उसके लिए इन सभी के लिए एक वैल्यू डिसाइड कर दी गई। जैसे कैंटिलीवर के लिए ए वैल्यू का मान 7 और सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए आपका 20। वैसे आपका कॉन्टिन्यूअस स्लैब है तो आपका 26। ठीक, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर ए वैल्यू ऐसे डायरेक्ट रख देंगे, आपका जिस प्रकार का आपका ऐसे स्लैब दिया रहेगा, ये कैंटिलीवर है, ये सिंपली सपोर्टेड, आपको वहां दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं, ए वैल्यू का मान रख के आप वहां से इफेक्टिव डेप्थ या स्पैन आप इजिली निकाल सकते हैं। अभी हम जब डिजाइन करेंगे तब इसका महत्व आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ से इतना ध्यान आया ना। चलो अब केस मैंने यहाँ केस लिखवाया, तो केस 2 भी बनेगा एक। अब यहाँ लिखेंगे अगला केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड। अब केस सेकेंड क्या है कि अगर स्पैन की वैल्यू 10 से ज्यादा आ जाए तो लिखेंगे फॉर स्पैन अप टू, अप टू लिख रहा हूं, ओवर 10 मीटर, ओवर 10 मीटर मतलब 10 मीटर से ज्यादा रहे तो क्या करेंगे, तो उसमें एक फैक्टर आता है एम नॉट। जैसे हमने पढ़ा अभी फॉर्मूला पढ़ा क्या, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, ये पढ़ा ना, इज लेस देन किसके, आपका ए वैल्यू से, ए वैल्यू ये पढ़ा ना। यहां पर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसे बोलते हैं एम नॉट। ठीक, यहां बस वही फैक्टर एम नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। अब एम नॉट क्या होता है ये भी ध्यान रखिए। एम नॉट इक्वल टू आपका होता है 10 अपॉन स्पैन, जो आपका स्पैन दिया रहेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बस। और ए वैल्यू का मान पीछे जैसे यहां पर रखे हैं, जैसे यहां पर रखें वैसे सेम यहां पर रख दीजिएगा बस। ठीक, चलो बढ़िया, आशा करता हूं ये केसेस आपको समझ में आया होगा। ये अभी डिजाइनिंग में हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर और यूज होगा। ठीक, चलो यहां से हमने बेसिक आईएस कोडल जो भी प्रोविजन थे वो कवर कर लिए। अब कल हम स्टार्ट करेंगे आपका डिजाइनिंग ऑफ वन वे स्लैब, वन वे स्लैब। ठीक, तो कल हम स्टार्ट करेंगे डिजाइनिंग ऑफ वन वे स्लैब। आपके एक एग्जाम में काफी बार ये आया है, आईएस कोडल प्रोविजन या आईएस कोडल रिकमेंडेशन। मैं आपको दिखा दूं एक बार, देखो यहाँ पर मेरे पास क्वांटम है, देखो यहाँ पर लिखा है राइट द रिकमेंडेशन ऑफ आईएस कोड डिजाइन ऑफ स्लैब। तो यहाँ पर वही रिकमेंडेशन देखो लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए वही जो 7, 26, यहाँ पर छोटा, वैसे उतना डिटेल में नहीं लिखा, तो इसकी वैल्यू दी है और सब दिया है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, यहाँ उतना डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन हमने जो अच्छे समझा के पढ़ा। तो यहाँ पर ये भी एक बार क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन बनता है तो मैंने ये भी करा दिया है। ठीक, तो ये आपके आईएस कोडल प्रोविजन जितने थे वन वे स्लैब का वो हमने कवर कर लिया। अब हम कल पढ़ेंगे अपना डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब, क्योंकि आज का लेक्चर पूरा थ्योरी था तो काफी लॉन्ग लग रहा होगा आपको। तो ये सब कवर करिएगा, एक बार और रिवीजन करिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग कमेंट करेंगे। और आपका हम 3rd यूनिट पे पहुंच गए, कैसा रिस्पांस रहा, कोई भी डाउट हो रहा है तो जरूर बताइएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।